हेलो। स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक पढ़ा था लास्ट वीडियो में? यहाँ तक। आज हमें स्टार्ट करना है साइटोप्लाज्म से। थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, बंद हो जाएगा भाई। ठीक है, तो एक बार मैं रीड करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। बड़ा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। बड़ा ही है, बड़ा ही है। साइटोप्लाज्म इज अ सेमी लिक्विड सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म इज अ सेमी लिक्विड सब्सटेंस. It occupies most part of the cell within the cell. It occupies most part of the cell within the cell membrane. Under a compound microscope, it appears to be colorless, partly transparent, and somewhat watery. Watery मतलब थोड़ा गीला गीला पानी से liquid form में है ना. Many chemical reactions take place in the cytoplasm. Living cytoplasm is always in a state of some movement. The following are the cell organelles embedded in the cytoplasm. ठीक है, क्या कह रहा है? साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है वो, आप अगर उसको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो आधा लिक्विड है आधा सॉलिड है, आधा लिक्विड आधा सॉलिड है। तो वो सेमी लिक्विड सब्सटेंस, सेमी लिक्विड स्टेट में होता है, वो सेमी लिक्विड स्टेट में होता है। तो लिखा हुआ है कि साइटोप्लाज्म क्या है? सेमी लिक्विड सब्सटेंस है। इट ऑक्यूपाइज मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल। ये सेल का जो सबसे जो पार्ट होता है ना, वो ऑक्यूपाई करता है। और सर वो सबसे ज़्यादा पार्ट कहाँ पे ऑक्यूपाई करता है? विद इन द सेल मेम्ब्रेन, विद इन द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है। और इसके लिए आपको कोई ऐसा वैसा माइक्रोस्कोप नहीं, आपको इसके लिए एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। जब आप इसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये कलरलेस है, इसमें कोई कलर ही नहीं है, पार्टली ट्रांसपेरेंट है, आधा ट्रांसपेरेंट है ये, और थोड़ा थोड़ा लिक्विड फॉर्म में भी है ना, समवॉट वाटरी भी है। ठीक है, फिर कह रहा है इसके अंदर काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और जो लिविंग साइटोप्लाज्म होता है वो हमेशा मूवमेंट करता रहता है, वो हमेशा मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, फिर नीचे कह रहा है ये नीचे कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, रिबोसोम्स है, मिटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपार्टस है, लाइसोसोम्स है, सेंट्रोसोम है, प्लास्टिसाइड्स है, प्लास्टिड सॉरी, है ना। ये कुछ के ऑर्गेनल्स दिए हुए हैं, ये कुछ के क्या दिए हैं? ऑर्गेनल्स दिए हुए हैं किसके? साइटोप्लाज्म के। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। शॉर्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर भी बोलते हैं। तो कह रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is so fine in structure that its existence is revealed only through an electron microscope. ओके, क्या कह रहा है? अगर इसको देखना है तो ये आपको तभी दिखाई देगा आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करोगे। इट इज एन इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन। नेटवर्क मतलब पहले समझ लो, नेटवर्क का मीनिंग बता रहा हूँ, पूरा मीनिंग समझ रहा है, बस नेटवर्क का मीनिंग। नेटवर्क मतलब ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप, या नेटवर्क मतलब ग्रुप। जो ग्रुप बनता है तो ग्रुप को हम बोलते हैं नेटवर्क। तो वो कह रहा है इट इज एन इरेगुलर ग्रुप ऑफ डबल मेम्ब्रेन्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर साइटोप्लाज्म इन अ सेल। ठीक है, at its outer end एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड विद द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अगर इसका आउटर एंड पर देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा क्या कि ये कनेक्टेड है किसके साथ? सेल मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, एट इट्स इनर एंड, अगर आप इनर एंड में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कनेक्टेड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। इट appears rough when small granules called ribosomes are attached। अब ये क्या होते हैं रिबोसोम से हम आगे पढ़ेंगे, है ना। इट appears rough when small granules called ribosomes are attached to it and appears smooth without them। ठीक है, अगर रफ दिखाई देगा कब? जब रिबोसोम्स अटैच्ड हो। अगर रिबोसोम्स अटैच्ड नहीं हो तो कैसे दिखाई देगा? स्मूथ। तो कैसे दिखाई देगा? स्मूथ। ठीक है, आगे देखते हैं और फिर लिखा हुआ है, फिर समझते हैं पूरा। इट फॉर्म्स द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इट फॉर्म्स द
supporting framework of the cell and also serve as a pathway for the distribution of material from one part of the cell to the other. Okay, बहुत अच्छा है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, सर्व एज अ पाथवे, ठीक है। रिबोसोम से पढ़ लेते हैं, उसका जिक्र हुआ था। द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, द रिबोसोम्स आर न्यूमरस स्मॉल ग्रैन्यूल्स either scattered freely, the cytoplasm are attached to the membrane of the endoplasmic reticulum. These are the factors for the synthesis of protein. कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नहीं समझ में आया तो पहले एक मीनिंग लिखूँ यहाँ पे, ग्रैन्यूल्स का मीनिंग। ठीक है, लिखिए आपने। होता है ग्रैन्यूल, तो क्या होता है ग्रैन्यूल्स का मतलब लिखो, स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स लो बेशक आप इसको करोगे, स्मॉल पार्टिकल्स है ना, छोटे छोटे पार्टिकल हैं। हिंदी में बोलते हैं कणिका, हिंदी में बोलते हैं कणिका, कणिका छोटे दाने जैसे ही होते हैं बेसिकली, है ना। मीनिंग क्या है, चल पहले इसका मीनिंग समझाता हूँ, बाद में ऊपर वाले को समझाता हूँ। तो वो कह रहा है रिबोसोम्स क्या होते हैं, रिबोसोम्स ना बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि फैले होते हैं, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं, साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं। सर साइटोप्लाज्म में कहाँ पे, साइटोप्लाज्म तो बहुत बड़ा है ना, साइटोप्लाज्म में कहाँ पे, तो वो कह रहा है अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो पता है फैले नहीं होते, बेसिकली अटैच्ड होते हैं। अटैच होते हैं किसमें, द मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे अभी, तभी तो उसका जिक्र हुआ था, क्योंकि इससे अटैच्ड होता है, क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, अटैच्ड होता है, तो इससे क्या होता है, अटैच्ड होता है। तो इसका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन्स को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। सिंथेसाइज का मीनिंग पता है, नहीं पता, नहीं पता, तो अब इसको मैं कह सकता हूँ संश्लेषण को, कंपाइलेशन लिख लो उसका मीनिंग, कंपाइलेशन। सारे सारे वो होते हैं ना प्रोटीन्स, उनको साथ में रखता है एक साथ, कंपाइल करके, कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का भी मीनिंग नहीं पता तो गेट टुगेदर लिख लेना, पर गेट टुगेदर काफ़ी इनफॉर्मल वर्ड। कंपाइलेशन तो ये कि एक बार आप चेंज करके लिख सकते हो, पर गेट टुगेदर बिल्कुल इनफॉर्मल वर्ड हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाले पे आते हैं जरा, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सो फाइन, यानी इतना महीन होता है, इतना बारीक होता है, इतना बारीक होता है इन स्ट्रक्चर कि इसका एग्जिस्टेंस जो है वो केवल तभी दिखाई देगा जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करोगे, ठीक है। इसकी शेप होती है, शेप की बात नहीं कर रहा, बेसिकली कह रहा है इट इज एन इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन। वो कह रहा है दो मेम्ब्रेन मिलते हैं तब जाकर ये एंडोप्लाज्मिक बनता है, तब जाकर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, और ये काफ़ी क्या था, इसकी शेप इससे इरेगुलर होती है, और ये फैला होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द एंटायर साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है ना। कैसे फैला होता है, तो वो कहता है दो एंड होते हैं इसके, अगर आप बाहर की तरफ देखोगे तो बाहर की तरफ से ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, अंदर की तरफ से देखोगे तो ये अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, ठीक है। और कह रहा है अगर आप इसको देखोगे रिबोसोम्स के साथ अटैच होता होगा तो आपको थोड़ा रफ दिखाई देगा, अगर उसके साथ अटैच नहीं हुआ होगा ये तो आपको थोड़ा स्मूथ दिखाई देगा, ठीक है। फिर कह रहा है ये जो है बेसिकली ये क्या करता है, ये कि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाता है, एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है सेल्स का, ठीक है। और बेसिकली ये जो सबसे ज़्यादा पार्ट है, एक रास्ता भी प्रोवाइड करता है, ये एक रास्ते की तरह भी काम करता है। तो रास्ता कैसा, एक ऐसा रास्ता जहाँ से एक सेल दूसरे सेल को खाना प्रोवाइड करा सके, एक ऐसा रास्ता जहाँ से एक सेल दूसरे सेल तक खाना ले जा सके, तो एक ऐसा पाथवे भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मिटोकॉन्ड्रिया द सेल्स एनर्जी प्रोड्यूसर, ऊपर ही नाम डिस्क्राइब कर रहा है, थोड़ा साउंड आ रहा है इग्नोर करना, ऊपर ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मीनिंग, मिटोकॉन्ड्रिया द सेल्स एनर्जी प्रोड्यूसर्स, क्या समझ में आ रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कोई ऐसा पार्ट है, या कोई ऐसा पार्ट है होता है सेल्स के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है, सेल्स के अंदर भी तो एनर्जी होनी चाहिए,
सर एनर्जी क्यों चाहिए, पर दिमाग लगाना थोड़ा सा, एनर्जी क्यों चाहिए अंदर सेल्स बहुत सारे काम करते हैं, और काम करने के लिए एनर्जी जरूरी है। कोई भी पार्ट अगर काम करता है तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत है। तो ऐसे दिमाग नहीं आना चाहिए कि सेल्स के अंदर एनर्जी का क्या क्या रोल है। सेल्स इतने सारे काम करता है तो उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब जो एनर्जी चाहिए उसको, एनर्जी को प्रोड्यूस कौन करेगा, तो वो प्रोड्यूस करने वाला काम ये करता है मिटोकॉन्ड्रिया। सेम, मिटोकॉन्ड्रिया आर स्फेरिकल, या तो स्फेरिकल शेप में होंगे या फिर रॉड शेप में होंगे। ठीक है, रॉड शेप जो बॉडीज होती हैं ये, दीज आर माइन्यूट, इसको मिनट नहीं पड़ेगा, इसको पड़ेगा माइन्यूट। देखो दो चीज़ें होती हैं प्रोनाउंस करने की, एक है ना, अगर आप उसको एज टाइम पढ़ते हो, एज टाइम टाइम की यूनिट पढ़ते हो तो उसको मिनट बोला जाएगा। लेकिन अगर इससे पढ़ोगे पहले साइज है, तो साइज है तो उसको माइन्यूट पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो उसको साइज के तरीके से समझ रहे हैं। तो माइन्यूट मतलब होता है बहुत छोटा, माइन्यूट मतलब होता है बहुत छोटा। तो फिर दीज आर माइन्यूट डबल वॉल्ड बैग्स with their inner balls produced into finger-like process projecting inwards। ठीक है, क्या सूरज को समझ रहा, बहुत तो सारे वर्ड्स एक कनेक्टेड लिखेंगे। पहला तो दीजिए माइन्यूट, चलो पहले मेरे को पूरा पढ़ लो फिर समझाता हूँ। मिटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स वेयर सेल रेस्पिरेशन अकर्स to release energy. This energy is stored in the form of an energy rich compound ATP, adenosine triphosphate, है ना, and is used in various metabolic functions of the cell and in turn of the body, है ना, ठीक है, and in turn of the body, ठीक है। Because they store ATP, mitochondria are called powerhouses of the cell. Mitochondria contain their own DNA which can replicate, okay। ठीक है, अब वो क्या लिखा हुआ है, मिटोकॉन्ड्रिया को होता है स्फेरिकल शेप में होता है और रॉड शेप में होता है। ठीक है, दीज आर माइन्यूट, बहुत छोटे होते हैं, डबल डबल बॉल होती है इनके अंदर, डबल बैक शेप में होते हैं, जिसमें जिनकी जो अंदर इनर बॉल्स होते हैं, जिनकी जो इनर बॉल्स होती हैं मिटोकॉन्ड्रिया के, ये पता है कैसे बनती हैं, ये कैसे बनती है, इनर बॉल्स कैसे बनती हैं। इनर बॉल्स प्रोड्यूस्ड इनटू फिंगर लाइक प्रोसेस, एक फिंगर लाइक प्रोसेस होती है, फिंगर स्टिक प्रोसेस होती है कोई। ठीक है, जो कैसे सारे करते हैं, जो सारे करके प्रोजेक्टिंग इनवर्स अंदर आने जैसा कुछ इशारा करते हैं, अंदर आने जैसा कुछ दिखाती है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस से क्या बनता है, मिटोकॉन्ड्रिया बनता है। और कब छोटा होता है, फिर कह रहा है मिटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये ऐसी जगह है, साइट में ऐसी जगह है वेयर सेल रेस्पिरेशन अकर्स, जहाँ पर सेल रेस्पायर करते हैं, यहाँ पर सेल क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। और ये सब रेस्पायर क्यों करते हैं, टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज करते हैं यहाँ पे, फिर उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जिससे एनर्जी स्टोर, सर ये एनर्जी रिलीज कर दी, सारी एनर्जी की हमें अभी जरूरत है नहीं, वो तो बन गई ना, ये सारी एनर्जी की जरूरत है नहीं, तो कुछ एनर्जी स्टोर की जाएगी। लिखा हुआ दिस एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एन एनर्जी रिच कंपाउंड, तो एक अच्छे से कंपाउंड में इसको स्टोर करके रखा जाता है, इसको बोलते हैं एटीपी, फुल फॉर्म के एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये कैसा कंपाउंड जो एनर्जी स्टोर कर सकता है। ठीक है, उस कंपाउंड का नाम है, इसको हम आगे शॉर्ट में एटीपी ही बोलेंगे। ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एंड इज यूज्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन, और इसका फिर और काफ़ी सारी जगहों पे क्या कहता है, यूज़ किया जाता है इन टर्न ऑफ द बॉडी, है ना, यानी सेल में भी यूज़ किया जाता है और बॉडी के भी मेटाबॉलिक फंक्शंस में इसका यूज़ किया जाता है इस एनर्जी का। बिकॉज दे स्टोर एटीपी, सर दे मतलब क्या, ये मिटोकॉन्ड्रिया जो सेल्स होते हैं, ये क्योंकि एटीपी स्टोर करते हैं तो मिटोकॉन्ड्रिया आर, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पावर हाउसेज ऑफ द सेल बोला जाता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मिटोकॉन्ड्रिया को, ये पावर हाउस है। पावर हाउस मतलब क्या, ये पावर स्टोर भी करते हैं, पावर बनाते हैं, स्टोर भी करते हैं। मिटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन डीएनए, से इनका खुद का डीएनए होता है। ठीक है, विच कैन रेप्लिकेट, रेप्लिकेट मतलब क्या, एक दूसरी कॉपी निकालना, एक दूसरी कॉपी निकालना। ठीक है, ये अपने डीएनए की कॉपी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक लिखा है गोल्गी अपार्टस, गोल्गी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, चल तो रही है। गोल्गी गोल्गी अपार्टस, गोल्गी अपार्टस, द डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल, समझ में आ रहा है। एक बार पूरा पढ़ता हूँ मैं, फिर आपको समझाता हूँ। द गोल्गी अपार्टस अकर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे दाने, फिलामेंट्स खाली खाली जगहें, और rods which are supposed to be originated from endoplasmic reticulum। ठीक है, these are very small vesicles
of different shapes and are generally located near the nucleus. The Golgi complex consists of many small groups of hollow tubular structures with membranous walls called cisternae and is associated with some minute vesicles and vacuoles. Golgi complexes in plants are more specifically known as dictyosomes. They usually contain smaller and more scattered groups of cisternae and vesicles. Both Golgi complexes and dictyosomes are concerned with the secretion of the cell, including enzymes, hormones, etc., and their packaging and transport to different sites within the cell. हाँ, काफ़ी खतरनाक है। खतरनाक साइंटिफिक वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा आ गए और सिंगल सेंटेंस उन्होंने दिए हुए हैं। सिंगल सेंटेंस उन्होंने दिए हुए हैं, ब्रेक नहीं किए हैं। तो हमें क्या करना है, इंग्लिश में हम ये सीख ही रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े सेंटेंसेस को ब्रेक किया जाता है। बल्कि यहाँ पे ब्रेक वाले सेंटेंस को बड़े सिंगल कर देते हैं, वहाँ पे सिंगल को ब्रेक करो, तो सिंगल को ब्रेक करके पढ़ो, समझ में आएगा। ठीक है, पढ़ते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। द गोल्गी अपार्टस, द गोल्गी अपार्टस सर क्या है क्या नहीं बताया। दिस अकर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। ये किसके फॉर्म में होता है, ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होता है या फिलामेंट्स के फॉर्म में होगा या फिर डॉट्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, विच आर सपोज टू बी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर जो कि माना जाता है कि ये कहाँ से ऑरिजिनेट हुए होंगे, ये कहाँ से ऑरिजिनेट हुए होंगे, चाहे ग्रेन्यूल्स हो चाहे फिलामेंट्स या डॉट्स हुए, ये कहाँ से ऑरिजिनेट हो रहे होंगे। माना समझा जाता है, ऐसा लगता है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही क्या हुए हैं, ऑरिजिनेट हुए हैं। और कह रहा है दीज आर वेरी स्मॉल वेसिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप। क्या मीनिंग होता है वेसिकल्स का, लिख लो जरा। नोट किया, ठीक है। मैं आपको दिखाऊँ ये, क्योंकि मैं आपको मीनिंग बोलूँगा तो समझ नहीं पाओगे आप। कहाँ से दिखाऊँ मैं। ये आपको मैं कौन सी पिक्चर दिखाऊँ जिससे क्लियर हो जाए आपको। देखो ये कुछ पिक्चर्स हैं, तो ये वाली है, काफ़ी देखने में गंदा लग रहा होगा। ऐसे कुछ हो जाते हैं हमारे शरीर में, फफोले बोलते हैं इनको हिंदी में, फफोला पुटिका, फफोला या फिर पुटिका। ठीक है, इसको बोलते हैं वेसिकल। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पानी भरा होता है, इसके अंदर क्या होता है, पानी भरा होता है, इसलिए इसका दूसरा एक और नाम होता है जल स्फुट। जैसे अब इसको फोड़ोगे, हिंदी में फोड़ने को एक चीज़ बोलते हैं विस्फोट करना, तो इसको फोड़ोगे इसमें पानी निकलता है, इसलिए उसको एक और नाम बोला था जल स्फोट, जल स्फोट। आप वेसिकल या देखो तो इनको क्या बोलते हैं वेसिकल। आप जैसे इनको दबने की कोशिश करोगे, फोड़ने की कोशिश करोगे, तो उसके अंदर पानी निकलता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेसिकल। तो वो क्या कह रहा है, दीज आर वेरी स्मॉल वेसिकल ऑफ डिफरेंट शेप। से काफ़ी छोटी छोटी शेप, अलग अलग शेप की क्या होती है, वेसिकल्स होती हैं, इनके अंदर पानी भरा होता है। ठीक है, एंड आर जनरली लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। और ये कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के पास होते हैं। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल ग्रुप ऑफ होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ना काफ़ी, होलो मतलब होता है खोखले, होलो मतलब कहता है खोखले, कभी खोखले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से बना होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से बना होता है। ठीक है, विद मेम्ब्रेन बॉल्स है ना, जिसको हम क्या कहते हैं,
सिस्टर ने कहते हैं होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को, ठीक है। और जो एसोसिएटेड होता है किससे भी, सम माइन्यूट वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड प्लांट्स आर मोर स्पेसिफिक नोन एज होते हैं तो उसको प्लांट्स के अंदर होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स। दे यूजुअली कंटेन स्मॉलर एंड मोर स्कैटर्ड ग्रुप ऑफ सिस्टर्ने एंड वेसिकल्स। बहुत गोल्गी क्या लिखा हुआ है, दे यूजुअली कंटेन स्मॉलर एंड मोर स्कैटर्ड ग्रुप ऑफ सिस्टर्ने एंड वेसिकल्स। वो कह रहा है ये जो गोल्गी पार्ट से होता है बेसिकली ये क्या करता है, बहुत सारे छोटे छोटे क्या रखता है, छोटे छोटे फेलो भी क्या रखता है, सिस्टर्ने को रखता है अपने पास और वेसिकल्स को रखता है अपने पास। बोथ ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड डिक्टियोसोम्स आर कंसर्न्ड विद द सेक्रेशन ऑफ द सेल। वो कह रहे हैं दोनों को चिंता होती है, दोनों को चिंता होती है। तो दोनों मतलब कहने का यह है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं एनिमल की लैंग्वेज में, प्लांट के केस में आप उसको क्या बोलोगे, डिक्टियोसोम्स, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ है, बस जगह अलग है तो नाम अलग हो। दोनों चीज़ें जिस चीज़ के रिगार्डिंग कंसर्न होती है इसके बारे में जो चिंता होती है वो होता है विद सेक्रेशन ऑफ द सेल। इस सेल के अंदर से पानी कैसे निकालें, सेल के अंदर काफी सारा पानी भर गया है, अब उसको कैसे निकालें, तो इनका मेकअप ये होता है। तो पानी के अंदर क्या कर सकता है, पानी के साथ साथ एंजाइम्स हो सकते हैं, गंदे हार्मोन्स हो सकते हैं, एटसेट्रा, एंड देयर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट टू द डिफरेंट साइट्स विद इन द सेल। ठीक है, ये इसके साथ इस चीज़ के रिगार्डिंग कंसर्न होते हैं, पैकेजिंग वगैरह। पैकेजिंग मतलब इनका है कि सेल्स को बेसिकली सेल्स को एंड ट्रांसपोर्ट टू विद इन साइट्स एंड ट्रांसपोर्ट डिफरेंट साइट्स विद इन द सेल। अब इन चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसपोर्ट करना, और इन चीज़ों को इतनी तरह से संभाल के रखना। इसको पैकेजिंग का मतलब ये भी है कि इन चीज़ों का वो ट्रांसपोर्ट करोगे तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट करना कि वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको हटा दूँ मैं, गंदा लग रहा है काफ़ी देखने में। आपकी क्लास मैंने अपलोड कर दी है सुबह वाली, बस उनको मुझे अपलोड कर पब्लिक करना रहेगा, कर दूँगा अभी मैं। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स क्या है बता रहे हैं, उसका उसको वैसे उन्होंने शॉर्ट में डिस्क्राइब करते हैं। द डाइजेस्टिव सेंटर्स क्या होता है बाद में समझेंगे, दो चीज़ यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ मैं। देखो इंट्रा, ठीक है, दो चीज़ होती है, एक तो इंट्रा होता है और एक इंटर होता है। पता नहीं मैंने पहले कहीं बताया नहीं बताया, एक इंट्रा होता है और एक वर्ड होता है इंटर। सर इंट्रा सेलुलर लिखा हुआ है, इंटर सेलुलर भी हो सकता है। दोनों में डिफरेंस अगर बताओ तो आप बताओ, या आपको ऑलरेडी पता हो तो आप बताओ क्या होता है इसमें इंट्रा में और इंटर में डिफरेंस। इंट्रा मतलब होता है अंदर, इंट्रा मतलब क्या होता है अंदर। जब आप दो तीन चीज़ों की बातें कर रहे हो वो दोनों तीनों चीज़ क्या है, विद इन लिमिट्स हैं, विद इन बाउंड्री हैं, ठीक है। इंटर मतलब तो बाहर, जिन चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो आउटसाइड दी स्कोप है, वो आउटसाइड दी क्या है, बाउंड्री है, ठीक है। तो हम बात करते हैं बाहर इंटर का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर सेलुलर, लिखा है इंट्रा, इंट्रा सेलुलर यानी सेलुलर के सेल्स के अंदर ही, सेल्स के अंदर ही, सेल्स के बाहर की बात नहीं कर रहा, अंदर वाले सेल्स की बातें कर रहे हैं। तो कह रहे लाइसोसोम्स क्या है, ये कुछ सेंटर है, किसी को सेंटर है, इंट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव सेंटर। तो क्या मतलब इनका पढ़ते हैं डिटेल में। पहले पढ़ता हूँ फिर आपको बताता हूँ, है ना। Lysosomes are small vesicles of different shapes containing some digestive enzymes. फॉरेन सब्सटेंस, सर आप इंडिया के हो, आपकी बॉडी के अंदर कोई पाकिस्तान का एलिमेंट आ गया, आपकी बॉडी के अंदर कोई यूएस का सब्सटेंस आ गया, सर मैकडी को जाते रहते हो, मैकडी यूएस का ही है,
तो सर फॉरेन का सब्सटेंस आ गया, क्या मीनिंग है इसका फॉरेन का? सब्सटेंस बाहर, बाहर का सब्सटेंस, बाहर का सब्सटेंस हमारी बॉडी के बाहर का सब्सटेंस होता है, ठीक है, बाहर का। अदर कंट्री में समझ लेना, सिंपल बाहर का, ठीक है। दे डाइजेस्ट द स्टोर्ड फूड ड्यूरिंग unfavorable conditions when the food is unavailable to the cell. Many damaged cells are rapidly destroyed or dissolved by their own lysosomes, and hence these are called the suicide bags. Okay, क्या कह रहे हैं? लाइसोसोम्स भी इन्हीं की तरह गोल्गी की तरह ही क्या होती हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स होती हैं अलग अलग शेप में। इनके पास ना कुछ एंजाइम्स होते हैं, इनके पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। सर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मतलब ऐसे एंजाइम्स जो आपका खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करें। डाइजेस्टिव एंजाइम्स मतलब जो आपको खाना डाइजेस्ट करने में क्या करें, हेल्प करें। तो वो कह रहा है कि इनके पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इन वेसिकल्स के अंदर, ठीक है। फिर लिखा हुआ है देयर एंजाइम्स, ये जो एंजाइम्स होते हैं क्या करते हैं, ये जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन सब्सटेंस, जो बाहर के सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। दे डाइजेस्ट द स्टोर्ड फूड ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन व्हेन फूड इज अनअवेलेबल टू द सेल। वो कह रहा है जब हमारे सेल के पास खाना नहीं होता, जब हमारे सेल्स के पास खाना नहीं होता, तो ऑलरेडी जो स्टोर खाना जो हमने बना रखा है, जो खाना स्टोर करके रखा गया है, खाना स्टोर करके रख रखा है, ठीक है, तो ये उस खाने को डाइजेस्ट करता है। और क्योंकि अभी खाना नहीं था तो अब वो पुराना वाला खाना स्टोर कर लेगा, तो अभी हमारी भूख शांत हो जाएगी, हमारी सेल्स की भूख शांत हो जाएगी। तो सर ये वाला काम भी करता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कभी कभी सेल्स डैमेज हो जाते हैं, सेल्स किसी न किसी रीजन से डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं ये जो हमारा लाइसोसोम्स होता है ना, मैं क्या करता हूँ सारे को ना बहुत जल्दी से डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉय करेगा और डिजॉल्व कर देगा, ठीक है, डिजॉल्व कर देगा। और इसीलिए इनको और क्या कहा जाता है, इसलिए इनको ना सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। ये अपने सेल्स को क्या कर देता है, मार देता है, अपने सेल्स को क्या करता है, मार देता है। और सही सेल्स को नहीं, जो ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं, जो ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं, ऐसे सेल्स को ये ख़त्म कर देता है। तो इसको और क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। और पढ़ें सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। ओके सर, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन बोथ इन मिटोसिस एंड म्यूसिस, अभी पढ़ानी है आपने, क्या है, spindle fiber developed from the centrosome. The centrosome contains two centrioles, which are short bundles of microfilaments arranged at right angles to each other. That is why they always appear in this shape in the microscopic view of cell. There are no centrosome or centrioles in plant cells. ठीक है, ये तो ऊपर से क्लियर हो गया था। तो कह रहे सेंट्रोसोम जो होते हैं ये ओनली एनिमल सेल में मिलते हैं पहले तो। ये प्लांट सेल्स में तो इनके बारे में बात ही मत करना, ठीक है, बात ही मत करना, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर डेवलप फ्रॉम द सेंट्रोसोम। वो कह रहा है जब सेल्स का डिवीजन होता है, जब सेल्स का डिवीजन होता है तो उस टाइम सेंट्रोसोम से कुछ स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, कुछ स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। इन सेंट्रोसोम के पास जो सेंट्रियोल्स भी होते हैं, जो कि होते हैं कभी छोटे छोटे शॉर्ट बंडल्स होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स के, और जो कि किस फॉर्म जो कि कैसे अरेंज होते हैं, एक राइट एंगल बनाते हुए अरेंज होते हैं एक दूसरे से, जिस तरह से उनका कुछ लुक इस तरह से दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में, अगर आप उसको दिखते हो तो। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।